Hello everyone, my name is Mohit and welcome to Crash Course UPSC। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट 10 ईयर्स के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 2013 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये एक बाइलिंगुअल वीडियो है जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में और डिस्कशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। ओके, देयर वर टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रॉम provinces and from princely states। इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और 11 प्रोविंसेस थे जो आज स्टेट्स हैं, जैसे राज्य थे, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। तो जो 11 प्रोविंसेस थे उनसे जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो कैसे चुन के आए? क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द पीपल ऑफ दीज प्रोविंसेस? नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। क्या वो नॉमिनेटेड थे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? नहीं, वो नॉमिनेटेड नहीं थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इलेक्शन लड़ा था, ये डिफरेंट एक दूसरे के अगेंस्ट। क्या वो इलेक्टेड थे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली? सही है। जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे प्रोविंसेस से, उनका इलेक्शन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं उन्होंने इनडायरेक्टली किया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, सेलेक्टेड भी नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन था मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। उसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो नॉमिनेटेड थे। टोटल 389 थे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 292 प्रोविंसेस थे, चार चीफ कमिश्नर्स थे, 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से थे। पार्टीशन के बाद 1947 में ये जो नंबर है ये 299 रह गया, क्योंकि 90 मेंबर्स उन ज्योग्राफिकल लोकेशंस से थे जो पाकिस्तान में चली गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर तिभागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज। तिभागा पेजेंट मूवमेंट 1946-47 में चला था, ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसका रीजन क्या था? तिभागा का मतलब होता है 3 भाग। इनकी डिमांड थी, जो ये जो पेजेंट्स थे ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर के अंडर, इनकी डिमांड थी कि जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो 2/3 जाना चाहिए प्रोड्यूसर को और 1/3 जाना चाहिए जमींदार को। यानी कि 2/3 तो जाना चाहिए जोतेदार को, जो जोतता है फसल को, खेत को, जमीन को जो जोतता है, और 1/3 जाना चाहिए जमींदार को। ठीक, इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले 1/2 था।
आधा जाता था जोतेदार को और आधा जाता था जमींदार को। तेभागा मूवमेंट का रीजन था, जो प्राइमरी कारण था तेभागा मूवमेंट का, वो यही था कि जो फसल है उसके 3 भाग होने चाहिए और 2/3 जाना चाहिए, 2/3 हिस्सा जाना चाहिए जोतेदार को और 1/3 हिस्सा जाना चाहिए जमींदार को, यानी गवर्नमेंट को जमींदार के थ्रू। तो इसका होगा द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रिव्यू करना, उसकी वर्किंग का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग को देखना, किस तरह से काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव थे वो अटेन हुए कि नहीं हुए, या आगे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1999। ये गलत है। इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी डिमांड कर रही थी कि इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोविज़न था 10 ईयर्स का, 10 साल के बाद रिव्यू का प्रोविज़न था कि इसकी वर्किंग का रिव्यू होना चाहिए 10 साल के बाद। तो ये गलत हुआ। साइमन कमीशन रिकमेंडेड अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करने के बाद डायरकी का प्रोविंसेस में अबोलिशन की बात की थी, रिकमेंड किया था, लेकिन इसके ऊपर इंडियन एजिटेट नहीं कर रहे थे। ये प्राइमरी रीज़न नहीं था। एजिटेशन साइमन कमीशन के इंडिया आगमन से पहले शुरू हो गया था, और ये जो इन्होंने रिकमेंड किया था ये तो रिपोर्ट इसके 1 साल के बाद रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट की तब रिकमेंड किया था, तो ये भी गलत है। देयर वॉज नो इंडियन मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, काम क्या था, कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जा रहे हैं पॉलिटी में उनको देखना, रिव्यू करना, लेकिन उसमें इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, कोई भी वॉइस नहीं थी साइमन कमीशन में। तो इसलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन के अगेंस्ट बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, और इसी में पंजाब केसरी जो थे लाला लाजपत राय, उनकी लाठीचार्ज होने से डेथ हो गई थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रदर्शन में। साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये भी गलत है। साइमन कमीशन 1928 में आया, तब पार्टीशन का कोई भी बात नहीं हुआ करती थी। पार्टीशन माउंटबेटन प्लान 1947 में, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल और लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनका प्लान था पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति, अगस्त 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लॉन्च की गई। रीज़न क्या था? क्रिप्स प्रपोजल्स जो है इनका फेलियर। क्रिप्स प्रपोजल क्या थे? 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया, तब जो इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को उन्होंने इंडिया को यूनिलेटरली, इंडियंस से पूछे बिना, इंडियंस की बिना किसी डिस्कशन के इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 का पार्टिसिपेंट बना दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में जितनी भी कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, जितनी भी प्रोविंसेस में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सबने रिजाइन कर दिया। ये बाद में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने क्यों रिजाइन किया था 1939 में। तो उसके बाद इसी को 1942 में मार्च अप्रैल में क्रिप्स
रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए इंडिया में, और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए वॉर एफर्ट में। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इंडिया की, और इंडिया के पार्टीशन का तो माउंटबेटन प्लान में आया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928 में आई, जो 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक बॉडी बनाई थी। बेबल प्लान 1945 में आया। आंसर होगा बी, क्रिप्स प्रपोजल। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश सोशलिस्ट थी, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, और इसी के पर्पज़ के लिए 1882-83 में इंडिया आई थी। इन्होंने 1916 में होम रूल मूवमेंट का वो किया, शुरुआत की। दूसरा होम रूल मूवमेंट, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे, बाल गंगाधर तिलक ने भी चलाया था, डिफरेंट जगह पे दोनों ने। तो सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, सही है बिल्कुल। सी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। इसकी स्थापना हुई 1875 में यूएसए में। 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो मद्रास के पास अदयार में आ गया। ओके, लेकिन ये इसकी फाउंडर नहीं थी, ये मेंबर थी, बाद में मेंबर बनी, तो ये गलत हो जाएगा। शी वॉज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही है। ये 1917 में फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी। एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। तो आंसर होगा 1 और 3, 1 and 3 सी। द इलवर्ट विल कंट्रोवर्सी। इलवर्ट विल 1882 में आया। इलवर्ट विल क्या था? इलवर्ट विल से पहले कोई भी इंडियन मैजिस्ट्रेट वो किसी भी ब्रिटिश पर्सन को के केस को उसके कोर्ट में नहीं चल सकता था। इंडियन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में किसी भी ब्रिटिश पर्सन का केस नहीं चल सकता था, कोई ट्रायल नहीं हो सकता था, कोई सिविल सूट नहीं सुना जा सकता था। तो इसको चेंज करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसको रिफॉर्म करने के लिए इलवर्ट विल लाया गया 1882 में कि इंडियन मैजिस्ट्रेट जो हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो ब्रिटिशर्स जितने थे इंडिया में, उनके केस को भी, उनके ट्रायल को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारे जो इंग्लिश लोग थे इंडिया में, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो ये क्या हुआ? रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफाइड नहीं थे इंडियन मैजिस्ट्रेट इससे पहले, इसको बाद में वापस ले लिया गया था। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुए।
CSE 2013 के। अभी शुरू होते हैं CSE 2014 के। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। पार्टीशन हुआ बंगाल का वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में 1905 में। प्राइमरी रीजन था नेशनलिज्म की जो भावना थी देश में उसको ब्रेक करना, और रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी लॉर्ड कर्जन की, उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे उन्होंने कानून लेके आए थे या उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए थे। उन्हीं में से एक था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये कब तक चला? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। नहीं, ये किंग जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। सही है, दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में तब किंग जॉर्ज फिफ्थ जो इंडिया आए थे उन्होंने ये डिसीजन, बंगाल के पार्टीशन के डिसीजन को वापस ले लिया था। सेकंड क्वेश्चन इज द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस is of significance in the history of freedom movement because the 1929 का सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, उसका प्राइमरी द 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because 1929 का कांग्रेस सेशन, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक माइलस्टोन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का, कॉज यही वो आईएनसी का सेशन था जब आईएनसी ने पूर्ण स्वराज को अपना फ्रीडम मूवमेंट का गोल घोषित किया था। जो अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज है, फुल फ्रीडम, उसको गोल ऑफ कांग्रेस बना था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे इंडियन नेशनल फ्लैग फहराया गया था। इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। द गदर वॉज अ रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। गदर एक इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था ओवरसीज। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। और जो इंडिया के लोग यूएसए में रहते थे उस टाइम पे, वो प्राइमरीली इससे जुड़े हुए थे, जैसे लाला हरदयाल हुए, सोहन सिंह भांकना एटसेट्रा। What were the objects of Queen Victoria's proclamation in 1858? 1. To disclaim any intention to annex Indian states, to place the Indian administration under British Crown, to regulate East India Company's trade with India. First
बिल्कुल सही है। 1858 के क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद जो 1858 का एक्ट आया उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसके बाद जो भी ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्रीज थी उनको चेंज करने का उनका कोई प्लान नहीं है। तो किसी भी नए इंडियन स्टेट को एनेक्स करने का कोई प्लान नहीं है और वो सबसे फ्रेंडली रिलेशंस चाहते हैं। सेकेंडली, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही है। थर्डली, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये गलत है। इन ईस्ट इंडिया कंपनी तब एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी रादर देन अ ट्रेडिंग कंपनी। तो आंसर होगा 1 और 2। फिफ्थ और 2014 का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। द रैडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड, इंडिया के इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन के बाद माउंटबेटन प्लान में इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में। तो एक कमेटी का गठन हुआ जिसको ये डिसाइड करना था कि ये दोनों न्यूली फॉर्म जो स्टेट है उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना होगा, टेरिटोरियल लिमिट कितनी होगी। तो उसको डिसाइड करने के लिए रैडक्लिफ कमेटी अपॉइंट की गई। डीलिमिट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि सर रैडक्लिफ ने वो डिसाइड किया था। सेम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैकमोहन लाइन हो गई या जॉनसन लाइन हो गई, ये इंडिया चाइना के बीच में। डूरंड लाइन हो गई, ये पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर को डिसाइड करती है खैबर पख्तूनवा में, ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पे। अभी ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है क्योंकि ये भी एक डिस्प्यूटेड लाइन है। तो 2014 के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे 2015 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और इसी के साथ 2014 के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 2015 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.